चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टुडे वी आर स्टार्टिंग ए टू थर्मल फिजिक्स, राइट? थर्मल फिजिक्स में बेटा हमारे पास दो चैप्टर हैं। एक होता है टेम्परेचर और एक है आइडियल गैस। अच्छा, ये जिसे अब हम टेम्परेचर कह रहे हैं ना, प्रीवियसली ये दो डिफरेंट चैप्टर होते थे बिफोर चेंज इन सिलेबस, एक टेम्परेचर और एक थर्मल प्रॉपर्टीज। तो उनको कंबाइन करके उन्होंने अब उसे एक चैप्टर कर दिया है। सिलेबस उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बस वो चैप्टर्स को तीन चैप्टर्स से उसे दो चैप्टर्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। तो लेट अस स्टार्ट। थर्मल फिजिक्स, थर्मल कम्स फ्रॉम हीट, थर्मल एनर्जी। बेटा व्हाट डू वी नो अबाउट हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। हीट कहाँ से आती है? अगर आप हीटर के करीब, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के करीब हो, तो वहां से हीट आपकी तरफ आ रही है। अच्छा, अगर आप किसी कोल्ड चीज के पास हो, या जैसे आइस क्यूब को अपने हाथ में पकड़ लो, तो अब उसको हीट मिल रही होती है। तो क्या रीजन, वजह है उसको क्यों हीट मिल रही होती है? हमेशा कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from a hotter region to a colder region. Heat is energy, so its unit is joule. हीट की एक और डेफिनेशन है जो कॉन्सेप्ट्स में बड़ा काम आएगी। हीट कैन आल्सो बी described as sum of kinetic energies of particles of an object. ये दोनों डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। आप लिखोगे कि स्क्रीनशॉट लोगे? सर मैं लिख रही हूँ साथ साथ। ओके, तो अभी तक वट एवर वी हैव डिस्कस, if it is asked what do you mean by heat, it is the form of energy which travels from a hotter region to a colder region, and it is also mentioned as sum of kinetic energies of particles of an object. काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक है पार्टिकल्स की। ओके, अच्छा बेटा जी, द नेक्स्ट डेफिनेशन, एक क्वेश्चन आता है कि हीट क्यों फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू अ कोल्डर रीजन? क्या रीजन, क्या है इसकी पीछे? तो अगर आप कंसीडर करें, तो वाटर फ्लो जब भी कर रहा होगा, तो क्या रीजन होगी उसकी? कि उसकी कोई एक साइड पे लेवल हाई होगा और वो फ्लो हमेशा करता है फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो बेटा सिमिलरली होटर रीजन इज वेयर वी हैव हायर टेम्परेचर, एंड कोल्डर रीजन where do we have lower temperature. सो जैसे वाटर हाई पोजीशन से लो की तरफ जाता है, तो हीट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, राइट? तो टेम्परेचर क्या होता है? जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं, टेम्परेचर इज सेड टू बी द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिग्री मतलब लेवल, कि व्हाट इज द लेवल ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, लेवल ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस। जूनियर क्लासेस से करते हैं। लेकिन ना इसका एक डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल भी है, और ये हम इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे आगे आइडियल गैस नेक्स्ट चैप्टर में, कि टेम्परेचर इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहां ना एक चीज दोनों मर्तबा डेफिनेशंस में, हीट में और टेम्परेचर में कॉमन है। both are associated with kinetic energy of particles of any object. What does that mean? कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट अप करते हैं,
तो काइनेटिक एनर्जी इस उसके पार्टिकल्स गेट फास्टर। किसी भी चीज को हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आता है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक, ऑब्जेक्ट नहीं है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बेटा जैसे गर्म इस्त्री, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, हांडी होगी कोई, उस गर्म चीज को हाथ लगता है ना तो पेन या दर्द, जलन होती है। क्यों होती है? तो उसके पार्टिकल्स फास्टर हो गए होते हैं। वो पार्टिकल्स हमारे हाथ पे जब कांटेक्ट में आता तो टकराते हैं, दे मेक दे क्रिएट दिस पेन, राइट। अच्छा वैसे एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला पॉइंट है जो आगे इन्वॉल्व भी होएगा, कि व्हेन वी से ना कि हीट moves from a higher temperature to a lower temperature, मतलब a hotter object to a colder object. तो what do you think कि जब हम हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करें तो क्या हॉटर ऑब्जेक्ट स्टिल रिमेन्स द हॉट वन और कोल्डर वैसे रहता है, कोल्डर ही रहता है? नहीं, क्या होता है, आफ्टर अ वायल दोनों कम टू सेम टेम्परेचर, बोथ ऑब्जेक्ट कम टू, अगर वो कांटेक्ट में है। अब जब दोनों सेम टेम्परेचर में नहीं है तो अब कोई हाई टेम्परेचर, कोई लो टेम्परेचर, कोई हॉट और कोल्ड नहीं, तो उसका जो रिजल्ट होता है कि अब कोई हॉट और कोल्ड नहीं है, तो देन वी हैव नो मोर फ्लो ऑफ हीट, अब कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। नो हीट फ्लोज एनी मोर। अच्छा इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, ओ लेवल में भी, दिस इज कॉल्ड कि जब सेम टेम्परेचर पर आ जाएं तो वी से दे हैव रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम में व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं तो यहाँ एक लॉ है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लेट्स से अगर सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट थे और कोई हीट सराउंडिंग में लॉस नहीं होती, उसका कोई हीट फ्लो नहीं करती, सराउंडिंग में वेस्ट नहीं होता उसका, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच करने का मतलब ये होगा कि दोनों सेम टेम्परेचर पर कब पहुंचेंगे, जब हॉट ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा और टेम्परेचर थोड़ा सा लो, उसका लो हो जाएगा, तो हीट lost by hot object इक्वल होगी, हॉट ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करेगा, heat released by hot object will be equal to heat gained or absorbed by the cold object, right? ये लॉ छोटा सी लॉजिक ही है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस में ये मैटर करेगी जो मैं रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, राइट। लेकिन वो आप जो अभी तक आपने स्कूल में किया उससे थोड़ा आगे होगा। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा क्लियर समझ आ रहा है बेटा? जी सर। नोट कर लिया आपने? जी। ओके चले नेक्स्ट पे। अब बेटा जी कमिंग बैक टू दिस, कि हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं और एक्चुअली मेजरिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट हु व्हिच कैन मेजर द टेम्परेचर? थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल्स हैं, यूनिट्स हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए बेटा हमारे पास दो स्केल्स होती हैं।
there are two types of scales for measuring temperature. उनमें से एक स्केल होती है empirical scale, and empirical means which is based on experiments or observations. उसे हम एक्सपेरिमेंटल स्केल भी कह सकते हैं, एम्पिरिकल स्केल कहते हैं। उसकी एग्जांपल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और दूसरी है थ्योरेटिकल स्केल, इसको हम थर्मोडायनामिक स्केल भी कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द केल्विन स्केल। पहले तो ये नोट कर लें। जी बेटा, नोट कर लिया आपने? जी सर। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एम्पिरिकल स्केल। अब हमारी जो फर्दर डिस्कशन है दैट इज एम्पिरिकल स्केल। अब देखिए बेटा, एम्पिरिकल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। देखिए, एक बहुत गर्म चाय का कप आपके सामने है और उसमें से स्टीम निकल रही है, तो बेटा आप बगैर हाथ लगाए भी बता सकते हैं ये इस वक्त बहुत गर्म है, राइट? हाई टेम्परेचर इसका। इसी तरह हम लेट से टीवी में कोई सिनेरियो देख रहे हैं जहां स्नो पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, हम वहां नहीं हैं, लेकिन वी कैन इमेजिन वहां बहुत ठंड होगी क्योंकि स्नो है वहां पर। एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है और उसकी आइसक्रीम बड़ी तेजी से मेल्ट होकर नीचे गिर रही है, तो हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वी कैन इजीली टेल, कह सकते हैं उस बच्चे को कि बेटा जल्दी खाओ, आइसक्रीम गर्म हो रही है आपकी। एक कोल्ड ड्रिंक सामने पड़ा हो तो उसके गिर्द एक फ्रोस्ट सी आ जाती, पोग सी आ जाती है, तो दिस टेल्स वो बहुत ठंडा है। आयरन रेड हॉट हुआ हुआ है तो बगैर हाथ लगाए भी बता सकते हैं वो बहुत गर्म होगा। तो यानी ये जितनी एग्जांपल्स में हमने किया है, किसी चीज से स्टीम निकलना, किसी का कलर चेंज हो जाना, किसी मैटर की स्टेट का चेंज होना, जैसे आइस फ्रोजन फॉर्म है, तो ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसा है। सच प्रॉपर्टीज, किसी चीज का ये कलर, किसी की स्टेट, अपीयरेंस, तो ये जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है और हमें टेम्परेचर को एस्टिमेट करने में हेल्प करती हैं, उन्हें कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज विच चेंज विद द टेम्परेचर एंड हेल्प एस्टिमेटिंग द टेम्परेचर। लेकिन इशू है इसमें वो ये कि जैसे -10 डिग्री सेल्सियस कहीं टेम्परेचर है, वहां भी हमें स्नो नजर आ सकती है, आती है। -60 पर भी स्नो है। अच्छा, दोनों तरफ स्नो है, लेकिन देर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस -10 में और -60 में। यानी यहां हमें स्नो तो नजर आ रही है, लेकिन इनमें जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो नहीं पता चल रहा। इसी तरह जो आयरन का रेड हॉट होना है ना, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के करीब जाकर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000+ है। अगर वो 600 पर भी है तो नॉर्मल नजर आता है। जैसे इस्त्री और गर्म हांडी कई दफा किचन में हमें हाथ इस वजह से लग जाता है, शक्ल से नहीं पता चलता कि वो हॉट है भी नहीं, वो कोई खास लिमिट से ऊपर जाए तो फिर रेड हॉट होंगी, और उससे अगर 600 पर भी है तो 600 इज टू मच, टू हाई टेम्परेचर, कि 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर भी बेटा स्किन को जला देता है, तो 600 इज टू मच। तो बेटा उस वक्त ना हमें रेड हॉट ना होना रिलायबल नहीं है हमारे लिए, कि हमें पता नहीं चलेगा वो इतना हॉट है, हांडी या इस्त्री। इसका मतलब है ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज है रिलायबल नहीं है।
सारी रिलायबल है, उनमें से कुछ रिलायबल है, और जो कुछ रिलायबल है ना बेटा, वी कॉल देम एज लीनियर थर्मल प्रॉपर्टीज। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं सच थर्मल प्रॉपर्टीज विच चेंज यूनिफॉर्मली। लीनियर का मतलब होता है लाइन से निकला है, जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन होता है जो इक्वली चेंज हो रही हो वैल्यूज। तो बेटा दीज आर द प्रॉपर्टीज विच चेंज यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर, इक्वली विद टेम्परेचर, इक्वली साथ साथ। यानी ये टेम्परेचर के बिल्कुल साथ साथ चेंज होती है। ये नहीं है जैसे रेड होना तो वो बहुत हाई पे जाकर ही रेड होगा, उससे पहले नहीं। तो ये ना जैसे गाड़ी का ट्रैक्टर होता है ना, वो उसके साथ साथ ही चलता है, तो ये ट्रैक्टर की तरह टेम्परेचर के साथ साथ चलती हैं, और इनसे जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, वो बहुत एक्यूरेट है। Such properties are called linear thermal properties which change equally uniformly with temperature. Right? Clear? जी सर। तो बेटा जी अब ये ही थर्मल प्रॉपर्टीज हैं विच हेल्प मेकिंग द थर्मोमीटर्स। जितने थर्मोमीटर्स हैं वो इन लीनियर थर्मल प्रॉपर्टीज से बने हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज आपको लगेगा मैं एक्स्ट्रा आपके साथ लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, लेकिन वो आपने करना है। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी लाइफ में सबसे कॉमन यूज होता है थर्मोमीटर, वो है एक ग्लास ट्यूब में लिक्विड होता है, तो वॉल्यूम या लेंथ ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब। ये वाला थर्मोमीटर जिसमें हम मर्करी थर्मोमीटर या अल्कोहल लिक्विड होते हैं दोनों, उनको हमने ग्लास ट्यूब में फिल किया होता है, तो ये लिक्विड जो से होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम एक्सपैंड होता है ना, ये इनका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, ज्यादा होगा। और हम आगे नंबरिंग कर देते हैं, कैसे ये भी डिस्कस करने लगे। तो थर्मोमीटर बनते हैं मर्करी और अल्कोहल ग्लास थर्मोमीटर। अब एक क्वेश्चन है कि मर्करी अल्कोहल ही क्यों यूज करते हैं? हम खाली वाटर ही यूज कर लें, कोई और लिक्विड यूज कर लें। उसकी रीजन है कि ये दोनों ना दे एक्सपैंड यूनिफॉर्मली, इक्वली। ये जो इक्वली और यूनिफॉर्मली एक्सपैंड है ना वर्ड लीनियर, इससे जो वोल्ट हमारा थर्मोमीटर के ऊपर नंबरिंग आती है ना, वो इक्वली स्पेस आती है, इसे लीनियर स्केल कहते हैं। तो इनका यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होने का एक जो हमारे पास एडवांटेज है, वो ये है कि हमारे पास जो थर्मोमीटर के ऊपर नंबर आएगा, नंबर्स आएंगे, वो इक्वल गैप्स में होंगे, इसे कहते हैं लीनियर स्केल, इक्वली स्पेस नंबर्स। और ये इसलिए कि ये दोनों ही इक्वली एक्सपैंड करते हैं विद टेम्परेचर। लेकिन बेटा इनमें ना दोनों में खूबी है, ये हमेशा नहीं रहते, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रेंज है, जैसे मर्करी की रेंज -39 से 350 के बीच तक वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करेगा, इससे आगे और पीछे नहीं। अच्छा अगर इसे गौर से करें तो ये हाई में ठीक ठाक हाई है, लो में ज्यादा नेगेटिव में नहीं गया, इसलिए लो के लिए नहीं, हाई के लिए ये बेटर है। ऑन द अदर हैंड अल्कोहल -114 से 78 के दरमियान इक्वली करती है, तो इसको भी देखा जाए तो नेगेटिव में ही ज्यादा है ना, नेगेटिव में ज्यादा सूटेबल है, लो टेम्परेचर के लिए, हाई के लिए नहीं। अच्छा इससे जो टेम्परेचर थर्मोमीटर बनता है वो ग्लास थर्मोमीटर जो हम डॉक्टर यूज करते हैं, आपकी तो फैमिली में है ही। इस थर्मोमीटर में क्या खूबियां होती हैं? इस थर्मोमीटर में ये कैसे बनते हैं बेटा, ये क्या वो कैसे बनता है, अभी डिस्कस करते हैं। इस थर्मोमीटर में ना कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये थर्मोमीटर बड़ा स्मार्ट सा पेन की तरह होता है, तो ये इजीली पॉकेट में आ जाता है, पोर्टेबल है, साथ में पॉकेट में रख के ले गए, छोटी सी कोई स्ट्रिप, छोटा सा बॉक्स हो गया स्मार्ट सा, जैसे ऐनकों के लिए, ग्लासेस के लिए होता है, उसमें
और ये सेंसिटिव भी होता है। जरा सा टेम्परेचर चेंज, सेंसिटिव मींस such devices which can respond to a small change in a quantity, यानी small change in a temperature भी ये मेजर कर लेता है। लेकिन इसमें ना कि ये डिसएडवांटेज क्विक नहीं होता, यानी वो देखो ना, डॉक्टर अगर पेशेंट को ये थर्मोमीटर लगाता है तो उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ता है, जबकि वो थर्मल गन होती है, वो इंफ्रारेड डिटेक्टर वो फौरन रखते साथ ही बता देता है। ये इसका एक क्विक नहीं है, एक ही एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट नहीं का मतलब भाई इसमें ना ये ग्लास है, ग्लास इज नॉट, ग्लास का बना होता है, ग्लास इज नॉट अ गुड कंडक्टर। जो अच्छा कंडक्टर नहीं है उसे हीट अप होने के लिए, हीट अप होने के लिए, ये हीट ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा एनर्जी हीट रिक्वायर्ड है। तो ये ना खुद हीट, पहले तो ग्लास हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो आगे हीट ट्रांसफर लिक्विड करेगा तो लिक्विड एक्सपैंड होगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है। दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ गुड वन। लेकिन फिर डॉक्टर्स तो इसी को प्रेफर करते हैं। उसकी रीजन है पता क्या, अगर हम चाय का टेम्परेचर मेजर करें ना, तो ये गिलास जब चाय का टेम्परेचर मेजर करेगा हीट उसमें से, तो चाय के टेम्परेचर में 1 या 2 डिग्री समझो फर्क आ जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जो टेम्परेचर बताएगा एक्यूरेट नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारी कॉन्स्टेंटली हीट प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, कि हीट प्रोड्यूस अगर किसी को अल्लाह रहम करे टेम्परेचर भी है, फीवर हुआ हुआ है, तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कॉन्स्टेंटली होती जाती है, तो इसलिए उसके हीट एब्जॉर्ब करने से उसके टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता, वरना ये चेक कर करके उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें थर्मोमीटर बनता कैसे, इसके ऊपर ये नंबरिंग कैसे होती है, एक मतलब हम डिस्कस कर लें, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में नहीं लेकिन बाहर आ, वो ये है ना, जैसे किसी भी रेस के लिए, फेयर रेस के लिए कम से कम 2 पॉइंट दे आर कंपल्सरी। एक है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक है फिनिशिंग। इन दोनों में से एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो वो रेस कोई फेयर नहीं हुई। तो इसके लिए ना हमें 2 फिक्स पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। वो फिक्स पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर सबसे कॉमन है, इसलिए ये हम क्या करते हैं बेटा कि एक ना समझो ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, इनमें से कोई लिक्विड कोई और भी हो तो वैसे बन जाता है, लेकिन ये वाले प्रेफर करते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करते हैं। हम उनको एक मर्तबा मेल्टिंग आइस में रखते हैं, मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 होता है, तो जहां जाके लिक्विड रुकेगा उसको 0 मार्क कर देंगे। फिर उसको स्टीम के ऊपर रखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वाटर नहीं, बॉइलिंग वाटर से थोड़ा ऊपर। स्टीम का टेम्परेचर 100 होता है, जरा सा ऊपर बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखेंगे, जहां वो रुकेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब हमने 0 और 100 का मार्क कर लिया ना, तो अब हम उन दोनों मार्क्स के बीच जितनी भी लेंथ है ना, उसके 100 इक्वल पास कर दें। तो 0 100 में 100 का डिफरेंस होता है ना, तो अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स कर दें तो बेटा ईच पार्ट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस। इस तरह 0 के बाद 10 20 30 और 100 तक आप पहुंच जाएंगे तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक खास बात ये कि वही इक्वल पार्ट्स आप 100 से ऊपर करें और 0 से नीचे करें तो आप नेगेटिव वाले भी और 100 प्लस वाली स्केल भी बन जाएगी। पॉइंट आपने 0 100 यूज किया तो इनके दरमियान और इससे 0 से पहले नेगेटिव और 100 प्लस सबकी स्केल इस तरह ये एक स्केल बन जाएगी। ये थर्मोमीटर, इसे कहते हैं ग्रेडिंग करना, स्केलिंग करना, कैलिब्रेटिंग करना। कैलिब्रेशन किया था ना, कैलिब्रेटेड होल्स प्रोब, उसके ऊपर नंबरिंग करना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ तो कोई, जी सर। लेकिन बेटा अगर ना हम ये कैलिब्रेशन किए बगैर हम करना चाह रहे हैं कि वो हाई टेम्परेचर टेम्परेचर में ये करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पता क्या है, हम ना उसे एक मरतबा मेल्टिंग आइस में रखें, तो जहां 0 आया ना, तो हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से उस 0 तक की लेंथ को मेजर कर लें, उससे कॉल कॉल करेंगे उसे, वी विल सपोज एज L0। एल मींस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरह स्टीम पॉइंट पे रखेंगे,
तो जहां पर वो रुकेगा 100 मार्क कर देंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका था ना, उसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेंथ मेजर करेंगे 100 पॉइंट तक, दैट विल बी कॉल्ड एज L100। फिर लेट्स से हम किसी फ्लूइड का, लिक्विड का, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जैसे चाय है, कोई टेम्परेचर थीटा है, हमें नहीं पता, वो मेजर करना है, टेम्परेचर को हम थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ना अब वही यही थर्मोमीटर उस चाय में रखेंगे, कोई भी फ्लूइड जिसको मेजर करना है, तो उस टेम्परेचर जहां ये जाके रुकेंगे, वो टेम्परेचर थीटा जो हमने फाइंड करना है, हम उसे मार्क कर लेंगे। फिर उसी स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो 0 पे लेंथ पर L0, 100 पे लेंथ है L100, तो थीटा पे जो लेंथ है उसे L थीटा कह देंगे, राइट। इस तरह हमारे पास ये तीनों लेंथ आ गई ना, तो बेटा वी विल यूज दिस फॉर्मूला L थीटा माइनस L0 ओवर L100 माइनस L0 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इससे इंप्रेस डिप्रेस नहीं होना बेटा, ये रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्मूला मैथ का, राइट। तो इस तरह बेटा आप टेम्परेचर मेजर करेंगे, बट दिस टेम्परेचर विल बी इन सेल्सियस, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, अब ना यहाँ हमने 0 और 100 को एज स्टैंडर्ड और फिक्स पॉइंट लिया, इनकी हेल्प से हमने ये सारा कुछ कैलकुलेशन किया, इसलिए यहाँ L0 L100 भी आया। लेकिन ना ये जरूरी नहीं होता कि हम नकल ही करें या वही फिक्स्ड है बेटा। एक बच्चा थोड़ा डिफरेंट भी सोच सकता है। एक स्टूडेंट कहता है सर मैं 0 100 नहीं, मैं 0 70 लूंगा। तो क्या फॉर्मूला था, जरा फॉर्मूला देखें। L थीटा माइनस L0, जहां L100 था ना, यहाँ वहां L70 आ गया, L70 माइनस L0। और वहां 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया था पता है आपको? क्योंकि 0 और 100 में 100 का डिफरेंस था, इसलिए 100 से मल्टी, तो इनमें 70 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई बाय 70, रिजल्ट विल बी सेम, स्केल वैसे ही बनेगा। फिक्स पॉइंट जरूरी नहीं होता, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि 0 और 100 बड़े फिक्स और एक्यूरेट पता चल जाते हैं, राइट। लेकिन कोई डिफरेंट। अच्छा, अब एक स्टूडेंट और स्टेप आगे, वो कहता है 0 भी क्यों लेना है, मैं 20 और 60 लूंगा। तो जहां जहां 0 था ना वहां 20 है, जहां 100 था वहां, जहां यहाँ जहां 70 आ गया वहां 80 आ गया। एक्चुअल फॉर्मूले 100 था, वहां 80 आ गया उसकी जगह। और अब इनमें डिफरेंस 60 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60। लेकिन यहाँ एक चीज सीखनी है, क्योंकि ये मैयर स्टार्ट करना स्टार्टिंग पॉइंट 20 है, तो इस पार्ट का जिसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, अगर लेट से आंसर 5 आ जाता है, तो अब टेम्परेचर 5 नहीं है, ये बता रहा है कि हम स्टार्ट 25 से हुए हैं, तो 5 स्टेप आगे चले गए, तो 20 में वो 5 ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने ऐड करना है। पीछे क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि पीछे स्टार्टिंग 0 था, तो 0 ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इसी तरह एक बच्चा, असल में ये एग्जांपल समझाने के लिए मैंने फर्दर ये 2 3 एग्जांपल्स की, वो सबसे डिफरेंट सोचता है। वो कहता है सर मैंने -10 और 110 लेना है, यानी लो टेम्परेचर जहां 0 था वहां -10 आ गया, -10 आ गया, जहां 100 था 110 आ गया। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है वैसे बताइए? अगर हम 110 में से -10 को माइनस कर दें, तो वो माइनस माइनस प्लस है, तो दिस विल कम एज 120, राइट। तो ये 120 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर अगर स्टार्टिंग पॉइंट 20 था तो वो ऐड करना होता, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट -10 है, तो वो ऐड करना है, देन इट विल टेल यू द करेक्ट। और एक बात बताऊं, ये जितने मैंने फॉर्मूलाज बताए ना, जिस बच्चे का मैथ ठीक होता है, रेशियो प्रोपोर्शन, उसको ना ये जरूरत नहीं पड़ती फार्मूला यूज करने की। लेकिन एक मरतबा फॉर्मेलिटी में मैंने बताना था, तो कैन यू प्लीज नोट इट डाउन? जी सर। जी, नोट कर लिया बेटा आपने? चलें आगे। सर एक मिनट। हाँ।
जो बहुत कोशिशों और मुश्किलात के बाद हासिल जी हुआ। बेटा हो जाएगा, मुझे बताइएगा। मेरा वतन पाकिस्तान जो बहुत मुश्किलों और कोशिशों और मुश्किलात के बाद हासिल हुआ है, जो तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की बात है। मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन जी पाकिस्तान सर ठीक है। ओके, अच्छा बेटा जी, अब ये हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है, विच वाज द वॉल्यूम ऑफ और लेंथ ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास टी। अच्छा, दूसरा किस्म का थर्मोमीटर लीनियर थर्मल प्रॉपर्टी है, और हर थर्मो प्रॉपर्टी के बेस पर थर्मोमीटर बनता है। वो है प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गैस प्रेशर थर्मोमीटर होता है। क्या होता है बेटा कि एक फ्लास्क है जिसके अंदर गैस है, और फ्लास्क के ऊपर प्रेशर गॉज लगा हुआ है, तो प्रेशर मेजर करता है। तो एक्चुअली क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर से हम टेम्परेचर का अंदाजा लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला इज नथिंग, बस जहां पीछे वाले फॉर्मूले में लेंथ थी वहां प्रेशर आ गया, और कुछ नहीं, सेम है रेशियो प्रोपोर्शन, और सेम वही लॉजिक इसमें अप्लाई होती। लेकिन इस थर्मोमीटर में गैस प्रेशर थर्मोमीटर है बेटा, ये फ्लास्क है, ये पॉकेट में तो नहीं आ सकता ना, वो पेशेंट के आर्म पिट में, या उसके कई दफा पेशेंट के मुंह में हम थर्मोमीटर रखते हैं, तो इट इज नॉट सूटेबल। और क्विक तो नहीं है क्योंकि ग्लास का बना हुआ है ना, तो जब भी इसने किसी चीज का टेम्परेचर बताना है, हॉट या कोल्ड, तो पहले वो हॉट या जो भी हीट ने वो इस ग्लास में से करना पास, विच इज नॉट अ गुड कंडक्टर। फिर गैस तक अगर लेट से हीट पहुंचती है, फिर वो एक्सपैंड होगी, तो इट्स नॉट क्विक। सेंसिटिव ये है क्योंकि प्रेशर जो है ना वो 100,000 में होता है, तो जरा से टेम्परेचर से चेंज में प्रेशर में हंड्रेड्स में डिफरेंट आ जाता है। 100 एंड 1000 में गैस का प्रेशर हो सकता है, तो सेंसिटिव है। अच्छा, ये एक्यूरेट भी नहीं है। एक्यूरेट किस सेंस में कि बहुत सी हीट तो ये पहले ग्लास फ्लास्क खुद एब्जॉर्ब करेगी, फिर गैस को मिलेगी। तो जो भी थर्मोमीटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है इज नॉट एन एक्यूरेट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये सबसे बेस्ट वाला पढ़ने लगे हैं, और वो थर्मल प्रॉपर्टी, लीनियर थर्मल प्रॉपर्टी कौन सी है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। अच्छा, टेम्परेचर के साथ मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो यहाँ हम दो तरह के मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक मेटल भी। तो मेटल में खूबी है कि टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट जैसा रिलेशन है, एग्जैक्टली डायरेक्ट जैसा। टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर में इनवर्स होता है, ऑपोजिट। थर्मिस्टर की एग्जांपल है, टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। प्रेफर इसको कि दिस इज मोर सूटेबल, यूज दोनों हो जाते हैं। इसको इस बेस पे जो थर्मोमीटर बनता है उसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, वही लेंथ की जगह आर आ गया, और ये आया हुआ एग्जाम में। लेट मी टेल यू, उसने 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बताई हुई है, 100 पर बताई हुई है, और उसने आई गेस एक खास टेम्परेचर बताया, उसके क्या को वहां रेजिस्टेंस कितनी होगी या रेजिस्टेंस बताई हुई है टेम्परेचर कितना, तो फार्मूला यूज करना, वही फार्मूला सेम। एक्चुअली ये फार्मूला डिफरेंट नहीं, एक ही फार्मूला, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ये बेटा क्योंकि इसमें हम मटेरियल का बहुत छोटा पीस लेते हैं, स्मॉलेस्ट, तो ये बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट वन जो हम पढ़ेंगे। ये क्विक भी बहुत होता है क्योंकि मेटल ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर भी हीट को बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। बहुत छोटा और साइज ये भी हमारे नॉर्मल थर्मोमीटर की तरह, छोटी सी टिप ग्लास ट्यूब के आगे वायर्स के साथ, एक लिमिट तक पोर्टेबल है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक इसलिए कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पीछे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई है। तो हमें वो वी ओवर आई, वी और आई की वैल्यू से मेजर करना है। तो दिस टेक्स, हम वोल्ट मीटर एमीटर भी लगे। हाँ, हमारे पास डिजिटल या इलेक्ट्रिकल मल्टीमीटर होते हैं, तो वो ये काम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, और वो साइज में छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज द क्विकेस्ट वन, और ये लेस सेंसिटिव है। यहाँ ये थोड़ा सा ना कि इतना सेंसिटिव नहीं है कि
जरा से टेम्परेचर, ये भी नहीं कहेंगे ये बहुत कम सेंसिटिव है, बाकियों के हिसाब से बहुत सूटेबल है, दिस इज द बेस्ट वन वी वुड से। लेकिन लेस सेंसिटिव जब कहते हैं ना, एक्चुअली वो मेनली इसके रिस्पेक्ट से कहते हैं जो अगला हम पढ़ने लगे, वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, वो है थर्मोकपल। और थर्मल कपल इज बेस्ड ऑन कौन सी लीनियर थर्मल प्रॉपर्टी पर है, वो है ईएमएफ। पहले तो बताएं, यहां तक आपने नोट कर लिया बेटा, बिफोर वी डिस्कस द थर्मोकपल? जी सर। ओके, अच्छा बेटा जी, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है लीनियर थर्मल प्रॉपर्टी विच चेंज इक्वली विद टेम्परेचर इज ईएमएफ। ईएमएफ in simple words is called the voltage provided by the source, और वो voltage which are consumed by the appliance वो potential difference होता है। बहरहाल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी बेस पे जो थर्मोमीटर बनता है वो थर्मोकपल कहते हैं। कपल मींस टू, यहाँ पर क्या चीज, दो चीजें हैं, वो ये होता है बेटा, ये तब बनता है थर्मोकपल जब हम दो डिफरेंट मेटल्स को, उनकी दो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दें एंड टू एंड, ठीक है, और उनमें से एक में आप वोल्ट मीटर लगा दें अपनी मर्जी से, और एक टर्मिनल को उनमें से हॉट मटेरियल में डाल दें, एक को कोल्ड में, तो पता क्या होगा कि हॉट और कोल्ड मटेरियल जब एक वायर कंडक्टर में है, तो वो कंडक्टर मेटल बड़ी इज अ गुड कंडक्टर ना, तो गुड कंडक्टर उनमें हीट जो ट्रांसफर करती है, एक तो पार्टिकल की वाइब्रेशन है, एक उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। अब वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे ना, दोनों में कर रहे होते हैं, सिर्फ नीचे वाले में नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो करंट आ जाएगा, वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगी, तो बेटा वो ये रीडिंग देगा। अच्छा, ये फ्लो दोनों में कर रहा होता है। हमने यहाँ एक बात जिसकी कि दोनों शुड बी डिफरेंट मेटल, जैसे कि ये कोई मेटल ए है, ये अगर एल्यूमिनियम है तो नीचे वाली आयरन हो, कॉपर हो, डिफरेंट मेटल होनी चाहिए। अगर आप सेम मेटल लेंगे ना बेटा दोनों, तो दोनों में फ्लो एक जैसा, कोई डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा दोनों एंड्स में, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो रहेगी। रीडिंग तभी होगी जब ये दोनों डिफरेंट मेटल हो, क्योंकि हर मेटल में कंडक्टिविटी सेम नहीं होती, कोई अच्छा कंडक्टर है कुछ लो, तो उससे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों में, तो वहीं से यहाँ डिफरेंस क्रिएट आ जाएगा, पोटेंशियल वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, राइट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो हम ये यूज करें, तो बेटा ये वही फॉर्मूला नहीं, लुक ये अभी हमने चार फॉर्मूलाज डिस्कस किए, एक ये वाला, ये वाला, और ये चार नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। इसे देखकर आपको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, हालांकि ये एक ही फॉर्मूला है बेटा, एक भी याद हो जाए ना इनमें से तो बाकी। अब ना इनमें एक इश्यू है, वो इश्यू ये है बेटा, दे ऑल टेल द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन पर है ना, किसी ना किसी मेजरमेंट पर है, ये है एम्पिरिकल्स। लेकिन इनमें जैसे यहां बताया ना, कि जैसे ये अल्कोहल और मर्क्यूरी एक खास रेंज में लीनियर है, यूनिफॉर्मली एक्सपेंड, उससे आगे नहीं करते, यानी इस रेंज में दे आर गुड, आगे उनको वो सूटेबल नहीं रहते। इस तरह बेटा प्रेशर भी, रेजिस्टेंस भी, ईएमएफ, यहाँ ये भी ईएमएफ है, ईएमएफ की यूनिट भी वोल्टेज होती है, तो बेटा वो एक खास रेंज में दे आर लीनियर, उससे आगे पीछे नहीं। तो एक इनकी लिमिटेड रेंज है बेटा, लिमिटेड रेंज है जिसमें वो लीनियर है, और दूसरा ना सेल्सियस नेगेटिव में भी होती है, तो टेम्परेचर तो है ही स्केलर, स्केलर तो नेगेटिव में नहीं होता, तो ये हमें बताता है दो पॉइंट, कि ये जो हमारी इंपेरिकल स्केल है, जिसकी बेस पर ये चार थर्मोमीटर हमने पढ़े हैं,
ये परफेक्ट या ट्रू स्केल नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये सब किसी न किसी थर्मल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, और वो थर्मल प्रॉपर्टी का बिहेवियर हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता, थर्मोडायनामिक नहीं रहता। इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक नहीं है, नॉट लीनियर। ठीक है, जब वो लीनियर नहीं है तो इस पॉइंट को हम इलेबोरेट करते हैं कि वो एक खास रेंज तक ही थर्मोडायनामिक है, यानी इक्वली चेंज हो रही है विद टेम्परेचर, उसके बाद वो थर्मोडायनामिक नहीं है, उसके बियॉन्ड। तो दे आर नॉट थर्मोडायनामिक थ्रू आउट, राइट। तो ये परफेक्ट स्केल नहीं है। इसलिए बेटा आप जूनियर क्लासेस से और इवन ओ लेवल और आप एएस में भी जब भी टेम्परेचर की यूनिट ऐसे ही देखते हो तो आप ना सेल्सियस देखते हो ना फ़ारेनहाइट देखते हो। अच्छा, फ़ारेनहाइट सेल्सियस एम्पिरिकल स्केल है, फ़ारेनहाइट हमारे डिस्कशन में वैसे ही नहीं। ठीक है, सेल्सियस है, और जो परफेक्ट स्केल है वो हम केल्विन देखते हैं। क्यों बेटा? केल्विन स्केल में ना एक खास बात ये है कि ये थर्मोडायनामिक स्केल भी इसको कहते हैं, कि इसमें जीरो नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव ही है, यानी स्केलर क्वांटिटी है ना टेम्परेचर, वो पॉजिटिव ही होता है। और इसके जो जीरो टेम्परेचर ये किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती, कि हमने वाटर का ये सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हमने वाटर के फ्रीज होने की वजह से रखा है कि ये जीरो है, यहाँ पर इसको हम जीरो कह दिया, और जहां बॉयल होने लग गया उससे हमने 100 कह दिया। वो वाटर के फ्रीज और बॉयल होने पर डिपेंड करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। इसमें जो टेम्परेचर का नाम जीरो है ये इस तरह नहीं रखा। हाँ जीरो, इसके जीरो को वी कॉल एब्सोलूट जीरो। एब्सोलूट जीरो क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, उससे लो टेम्परेचर हो ही नहीं, उसी को हम कहते हैं जीरो केल्विन। इसलिए इसको एब्सोलूट जीरो कहते हैं, एग्जैक्ट जीरो, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो केल्विन स्केल इज द ट्रू स्केल ऑफ द टेम्परेचर फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो दैट इज द थ्योरेटिकल स्केल। अब सेल्सियस और केल्विन को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा? उसके लिए कि हम ओ लेवल में सीखते थे कि टेम्परेचर सेल्सियस है तो 273 ऐड कर दें, लेकिन अब थोड़ा सा आपने करना है और इसको आपने कंटिन्यू रखना है कि 273.15 ऐड करेंगे टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन, एंड ऑपोजिटली केल्विन को सेल्सियस में करना है तो 273.15 सब्ट्रैक्ट करना है, it will be converted into Celsius, right? Clear? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? नहीं सर। Should we move on? जी। Okay. थोड़ा सा बस आगे हम पढ़ेंगे, जिससे आगे वो रिकॉर्डेड है। आई वुड लाइक कि वहां से तक यहाँ तक बस करना हम। ठीक है, तो देन वी विल मूव ऑन। देखिए बेटा जी, कंसीडर करें कि बिल्कुल गर्मी है फुल, और एक गार्डन है, वहां पार्क में गार्डन में एक मेटल स्टूल है, एक मार्बल स्टूल है, एक वुडन स्टूल है, और ग्रास भी है। दोपहर का टाइम है, नून यानी फुल गर्मी है। तो सब चीजों पर एक ही सनशाइन पड़ रही है, एक ही जैसी धूप पड़ रही है, सनलाइट आ रही। लेकिन क्या आपका ख्याल है कि सब एक जैसे हीटअप होते हैं? नहीं। आप देखेंगे मेटल विल बी द हॉटेस्ट वन, उस मार्बल वाला हीटअप होगा लेकिन थोड़ा कम उससे, वुडन वाला भी हीटअप होगा लेकिन थोड़ा और कम, और ग्रास बिल्कुल ही गर्म नहीं होगी। हालांकि हीट एक ही नहीं पड़ रही सब पर, सनलाइट एक ही जैसी नहीं मिल रही, हीट एक ही जैसी हीट मिल रही है। जैसे एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, सबको समझ एक जैसी नहीं आती, सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि भी डिफरेंट स्टूडेंट की मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट है। किसी की मेंटल कैपेसिटी ज्यादा है, किसी की कम है, तो इसलिए किसी को ज्यादा और जल्दी समझ आता है, किसी को देर से आता है। इसी तरह बेटा हम एक चीज नोट करते हैं कि गर्मियों में कुछ चीजें ज्यादा गर्म होती हैं, अच्छा सर्दियों में ज्यादा ठंडी भी वही होती है।
तभी सबकी कूलिंग भी एक जैसी नहीं होती। तो इन मटेरियल की नेचर में ये जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ ना कैपेसिटी का वर्ड थोड़ा मिसलीड करता है। जैसे कॉमन लाइफ में कहते हैं ना, एक ही टीचर पढ़ाता है तो डिफरेंट स्टूडेंट को समझ डिफरेंट आती है, उनकी मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट, तो जिसकी मेंटल कैपेसिटी ज्यादा है उसे ज्यादा समझ आता है। यहाँ उल्टा है, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑपोजिट है। अच्छा, इसको अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहें वर्ल्डली एग्जांपल से, आम लाइफ से, तो वो है हीट कैपेसिटी को टॉलरेंस समझें। जैसे आप अपने फैमिली में भाई बहन या क्लास फेलोज में से कुछ में लोगों को देखोगे कि उनको कोई थोड़ा सा टीज करता है तो वो एकदम गुस्सा ज्यादा कर लेते हैं, हीटअप हो जाते हैं, उनकी टॉलरेंस कम है। जिसकी टॉलरेंस कम है वो हीटअप ज्यादा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, हॉट टेम्पर कहते हैं। और कुछ आप अपनी फैमिली में ये भी देखना या फ्रेंड्स में, सराउंडिंग्स में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम तंग करते भी जाएं वो गुस्से में नहीं, वो हीटअप नहीं होते। हम कहेंगे उनकी टॉलरेंस ज्यादा है। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल सी को टॉलरेंस में लें, तो अगर आप मेटल में देखो ना तो उनकी टॉलरेंस कम है। वो कैसे, आप नोट करना कि उनमें चलिएगा, मेटल्स में जो प्रॉपर्टी है वो ये कि बेटा वो जल्दी गर्म हो जाती है। अच्छा, नोट करें, गर्मियों में धूप में वही ज्यादा गर्म होती है, सर्दियों में ठंडी भी वही होती है। गेट वगैरह हो गया गाड़ी का, जो उसकी बॉडी मेटल की बनी होती है, ठंडी भी वही होती है। तो बेटा, तो मेटल्स की हीट कैपेसिटी लो होती है, वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी भी वही होती है। तो जिनकी हीट कैपेसिटी या जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ये एक वर्ड बेहतर है, शॉर्ट लो, वो वही होते हैं, वो एकदम गुस्से में आते हैं, एकदम वो कूल डाउन भी हो जाते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि ये देख, जिन मटेरियल की हीट कैपेसिटी लो होती है वो जल्दी हीटअप होते हैं, कूल डाउन भी होते हैं क्विकली, ये टाइम के मीनिंग में नहीं कह रहे। हम कहना चाह रहे हैं थोड़ी सी हीट भी उनमें हम ऐड करें तो वो हीटअप हो जाएंगे जल्दी, और थोड़ी सी हीट भी टेकन आउट वो कोल्ड कूल डाउन हो जाएंगे। तो उनको कूलिंग और हीटिंग के लिए कम हीट रिक्वायर, उस कम हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स हैं, वो जल्दी गर्म नहीं होते, तो उनकी हीट कैपेसिटी लार्ज होती है। ऐसे मटेरियल बेटा ना जल्दी हीटअप होते हैं ना जल्दी कूल डाउन होते हैं, उनको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है टू डू हीटिंग और कूलिंग। तो बेटा, हीट कैपेसिटी टॉलरेंस के मीनिंग में विल मेक यू अ बेटर आइडिया। अच्छा, हीट की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और यूनिट का मतलब डिवाइड। सो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है हीट ओवर चेंज इन टेम्परेचर। इसकी यूनिट होगी जॉल पर सेल्सियस ले लें या पर केल्विन, क्योंकि अगर टेम्परेचर में हम देखें सेल्सियस में और केल्विन में 273.15 का डिफरेंस है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कितना हुआ चेंज? 30 डिग्री सेल्सियस। अगर उन्हीं टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके देखें तो चेंज तब भी 30 केल्विन है। तो बेटा, जहां भी चेंज इन टेम्परेचर है ना, वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। इसलिए आप जॉल पर सेल्सियस लिख रहे हैं, जॉल पर केल्विन, इवन टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में लें, आप जॉल पर केल्विन भी लिखेंगे गलत नहीं होगा। दिस इज हीट कैपेसिटी। हमारी जो एक्चुअल टर्म है वो है नेक्स्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी, और वो क्या है बेटा? लेट्स से ये आप अच्छा आइडिया बता सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास 4 कप चाय बनानी, हमने पानी 4 कप चाय बनानी है, वाटर ज्यादा लेंगे, एक तरफ 1 कप चाय बनानी है। तो एक जैसे हीटर, एक जैसे स्टोव पर, एक जैसे फ्लेम पर रखे दोनों, तो आपका ख्याल है कौन जल्दी बनेगा? जो कम वाला अमाउंट है ना, है ना, दिस टेल्स जो मैस कम है वो जल्दी हीटअप हो जाए, और जो जल्दी हीटअप हो जाए उसकी हीट कैपेसिटी लो होती है। जहां मैस ज्यादा हो जाए वहां हीट कैपेसिटी ज्यादा। इसका मतलब हीट कैपेसिटी रिलायबल नहीं है, अमाउंट के साथ चेंज होती है। अब देखें,
आपके घर में एक कप में चाय पानी है, एक गिलास में उससे ज्यादा पानी है, जग में उससे ज्यादा पानी है, एक टब में या बाल्टी में उससे ज्यादा पानी है, घर की छत पर टैंकी है, उसमें ज्यादा पानी है। तो सब में अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट हो तो हीट कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी सबकी। इसका मतलब हीट कैपेसिटी रिलायबल नहीं, तो रिलायबल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें हम मैथ स्पेसिफाई कर देते हैं। तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द सेम मटेरियल रिमेन्स द सेम। और ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ हीट क्यू, क्यू यहाँ अमाउंट ऑफ हीट है, ऊपर भी और नीचे। बेटा जिसके साथ यूनिट आ जाए उससे डिवाइड कर दिया करें यूजुअली। तो यूनिट का मतलब डिवाइड चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड कर दिया, यूनिट मास, मास से भी डिवाइड कर दिया। ऊपर सिर्फ हमने चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड किया था, नीचे मास और इससे। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। खाली हीट कैपेसिटी कैपिटल सी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? हीट की जाउल, टेम्परेचर की मास की सॉरी केजी, और टेम्परेचर सेल्सियस में लें या केल्विन में, चॉइस। तो इसकी यूनिट है जाउल पर केजी पर सेल्सियस। यह एक कन्वर्जन है विच आई वुड लाइक कि वो आप नोट करें कि जाउल पर केजी पर सेल्सियस में अगर गिवन है आपको यूनिट, तो अगर आप उस वैल्यू को जो भी इसके साथ लिखी आप 1000 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा अब उसकी यूनिट विल कन्वर्ट इनटू जॉल पर ग्राम पर सेल्सियस। और ऑपोजिटली अगर हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी जॉल पर ग्राम पर सेल्सियस पर ग्राम में गिवन है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, इट विल कम इनटू जॉल पर केजी पर सेल्सियस। यहाँ एक बच्चा सोचता है कि वैसे तो केजी को ग्राम में करने के लिए मल्टीप्लाई करते थे 1000 से, एक्चुअली केजी खुद भी तो डिवाइड हो रहा है ना, वो सिंपल नहीं है। और दूसरी रीजन कि केजी अमाउंट ज्यादा है और ग्राम कम, तो ज्यादा के लिए अमाउंट के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, और ग्राम के लिए कम, तो कम करने के लिए डिवाइड ही करते हैं। और ग्राम के लिए कम हीट रिक्वायर्ड होती है, केजी के लिए ज्यादा, तो ज्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। राइट? सो बेटा जी दिस वाज माय मिशन फॉर टुडे। मुझे लगता है हम स्कूल से थोड़ा सा आगे निकल गए होंगे आज। यहाँ तो कोई क्वेश्चन?